नमस्कार। आज हम प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, एक ऐसी उन्नत दुनिया जो हजारों सालों तक हमारी नजरों से ओझल रही, मानो वक्त ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, यह एक सच्ची ऐतिहासिक जासूसी कहानी की तरह है, जहां कोई लिखा हुआ सुराग नहीं है, कोई गवाह नहीं है। हमारे पास सिर्फ बिखरे हुए सबूत हैं, जिन्हें जोड़कर एक भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा करना है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शहरी सभ्यता की, जो सदियों तक खूब फली फूली और फिर अचानक मानो हवा में घुल गई और अपने पीछे छोड़ गई इतिहासकारों के लिए एक ऐसी पहेली जिसे आज भी सुलझाया जा रहा है। और हां, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक पूरे साम्राज्य की, जो उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा फैला हुआ था। और वो पूरी की पूरी सभ्यता हमारी यादों से मिट गई। यही बात इसे इतना बड़ा रहस्य बनाती है। तो फिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई तो आई कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 19वीं और 20वीं सदी में, जब जमीन के नीचे दबे इस भूले बिसरे संसार के पहले सुराग सतह पर आने लगे। देखिए, ये खोज कोई एक दिन में नहीं हुई थी। कहानी शुरू होती है 1853 में, जब अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा में कुछ मोहरें तो मिलीं, पर वो इसका असली मतलब समझ ही नहीं पाए। फिर करीब करीब 70 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की, और उसके ठीक अगले साल आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। और बस उसी पल दुनिया को एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी, कितनी फिनोमिनल खोज थी। तो ठीक है, मुख्य शहर मिल गए। अब इन हिस्टोरिकल जासूसों का अगला कदम क्या था? अब वक्त था पीछे छोड़े गए सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक तस्वीर बनाने का। तो पहला सुराग उनका शहरी नियोजन, मतलब सिटी प्लानिंग। अरे कमाल की थी। ये शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। सड़कें एकदम सीधी, एक सटीक ग्रिड पैटर्न में, घर एक दो मंजिला हुआ करते थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, उनका ड्रेनेज सिस्टम सच कहूं तो आज के कई शहरों से बेहतर था। और हां, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ शायद ही किसी तरह के धार्मिक स्नान या अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा। दूसरा सुराग, उनकी इकोनॉमी जो काफी फल फूल रही थी। और ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर थे। हाँ, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, जो दिखाता है कि इनकी कृषि तकनीक काफी एडवांस्ड थी। पर साथ ही लगभग हर घर में तकली मिली है, जिसका मतलब है कि कपड़ा बनाना एक तरह का कॉटेज इंडस्ट्री था। और लोथल जैसे बंदरगाहों पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ इशारा करते हैं। और ये वाला सुराग तो हमें बताता है कि शायद वो लोग हमसे इतने भी अलग नहीं थे। खुदाई में पता चला है कि उनका फैशन सेंस कमाल का था। तरह तरह के हेयर स्टाइल, खूबसूरत गहने और तो और लिपस्टिक के भी सबूत मिले हैं। इससे लगता है कि भाई, अच्छा दिखना उस दौर में भी उतना ही जरूरी था। लेकिन हर सुराग जवाब लेकर नहीं आता। कुछ सुराग अपने पीछे और भी गहरे सवाल छोड़ जाते हैं। तो चलिए अब इस जांच के सबसे मुश्किल हिस्सों की बात करते हैं, वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ मिट्टी के बर्तनों और ईंटों से नहीं मिल सकता। इस पूरी सभ्यता को समझने में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है इनकी लिपि। हमारे पास 400 से ज्यादा अलग अलग प्रतीक हैं, पर यह एक ऐसा कोड है जिसे हम आज तक क्रैक नहीं कर पाए हैं। सोचिए, जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, उनकी सोच, उनकी कहानियां, उनका असली इतिहास हमेशा के लिए एक राज ही बना रहेगा। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम उनकी भाषा ही नहीं पढ़ सकते, तो हम ये कैसे जानेंगे कि वो किस चीज में विश्वास करते थे? उनके देवी देवता कौन थे? वो इस दुनिया को कैसे देखते थे? यहां पर इतिहासकारों को असली जासूस बनना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। देखिए, कोई बड़े बड़े मंदिर तो नहीं मिले, लेकिन विशाल स्नानागार शायद किसी धार्मिक शुद्धिकरण की ओर इशारा करता है। बहुत सारी महिला मूर्तियां मिली हैं, जो शायद किसी मातृदेवी या फर्टिलिटी गॉडेस की पूजा का संकेत देती हैं। और वो जो मशहूर पशुपति वाली मोहर है, उस पर बना योगी जैसा चित्र, हो सकता है ये भगवान शिव का कोई शुरुआती रूप हो। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य की ओर ले आता है। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी सक्सेसफुल सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई? इस पर मोटे तौर पे दो थ्योरीज हैं। पहली, आर्य आक्रमण की थ्योरी कि बाहर से आए हमलावरों ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन ये थ्योरी काफी विवादों में रही है, क्योंकि इसके मजबूत आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलते। दूसरी थ्योरी, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं,
वो है एनवायरमेंटल चेंजेस की। सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि नदियां सूख गईं, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, जिससे खेती करना नामुमकिन हो गया होगा, और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर कहीं और चले गए। तो मतलब साफ है, सिंधु घाटी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतिहास कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक बार लिख दी गई और बंद हो गई। नहीं, नई टेक्नोलॉजी जैसे कि डीएनए एनालिसिस और नई नई खोजों के साथ हमारी समझ लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। ये पूरी पड़ताल हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाती है। इतिहास सिर्फ तारीखों और तथ्यों का कलेक्शन नहीं है। ये सबूतों को इंटरप्रेट करने की, उन्हें समझने की एक कला है। ये जानने की कोशिश है कि हम जो जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। जैसा कि ये कोट कहता है, ऐतिहासिक सत्य की खोज एक सतत बौद्धिक प्रयास है, कोई स्थिर वास्तविकता नहीं। मतलब सच कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। सिंधु घाटी की कहानी भी अभी भी लिखी जा रही है, और हर नई खोज के साथ इसमें एक नया पन्ना जुड़ जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता हजारों सालों तक हमारी याददाश्त से पूरी तरह गायब हो सकती है, तो भला और कितनी अनकही, अनसुनी कहानियां हमारे पैरों के नीचे दबी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।